एक ऐसे ऑफिस वर्कर की है जो कमजोर होने की वजह से हमेशा मार खाता था। हर कोई उसे धनी के तरीके रौंद के रख देता था और अचानक से उसके ऊपर अरबों का कर्जा आ गया। और जब उसकी एक दिन आंखें खुली तो उसके सामने लॉर्ड ऑफ हेल खड़ा था, जो उससे कहता है तुहार आत्मा हमरे कब्जे में बा, और अगर ये दूध का कर्ज अदा करे है तो अपन आत्मा हमरा का बेच दे। और क्योंकि खोने को उसके पास पहले से ही कुछ भी नहीं था, उम्मीदों से हारा हुआ और लाचारी से बंधा हुआ, तो वो भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेता है ताकि वो भी ताकत का स्वाद ले सके और उसे भी पता चले कि ताकतवर बनने पे कैसा फील होता है। और हम लोग उसी के ही सफर को इस कहानी के अंदर देखेंगे। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग एक लड़के को यहाँ पे सैटेनिक सिंबल बनाता हुआ देखते हैं, और वो लड़का उस सैटेनिक सिंबल की मदद से किसी डीमन को बुलाने की कोशिश कर रहा था। और उसे मंगाने के बाद में वो यहाँ पे अपने लिए वरदान मांगने लगता है कि ताकत दे दो, पैसा दे दो, वगैरह दे दो, क्योंकि अब उसके पास कोई भी चॉइस नहीं बची थी कि वो नॉर्मल तरीके से यहाँ पे अपनी जिंदगी जी सके। न ही उसके पास पैसे हैं अपनी माँ का इलाज कराने की, और न ही उसके पास यहाँ पे अपना कर्ज अदा करने के पैसे हैं। एक सिंपल लाइफ तो भूल ही जाओ। तो और कोई भी रास्ता ना पाके उसे शैतान का दरवाजा खटखटाना ही पड़ा। और शैतान कोई सब्जी वाले भैया तो है नहीं जो फ्री में धनिया दे दे, तो उसके बदले में ये अपनी सोल और बॉडी को ऑफर कर रहा था और उसका नौकर बनने को राजी था। और उसकी इस पुकार को सुन लिया जाता है और तभी उसके ऊपर एक जोरदार बिजली आगे गिरती है। बिजली का झटका खाने के बाद में ये तो हवाइया हो गया था, और जब इसकी आंखें खुलती हैं तब इसे याद आता है कि ऑफिस का काम अभी भी बाकी है, पूरा कर लेता हूँ नहीं तो मैनेजर सैलरी काट लेगा। लेकिन जब ये अपनी शकल और आसपास की एरिया को देखता है तब ये हैरान हो जाता है, क्योंकि ये एक दूसरी दुनिया में आ गया था। क्योंकि इसकी आंखों के सामने एक बहुत बड़ा जायंट ट्री था। उतने में शैतान की आवाज यहाँ पे आती है और उसको बताती है कि तुमने सक्सेसफुली मुझे यहाँ पे समन कर लिया है। अब मैं तुम्हारी 3 इच्छाओं को पूरा करूंगा। जीनी है क्या बे जो 3 इच्छाओं को पूरी करेगा? ये लड़का काफी ज्यादा हैरान था। इसको लगता है कि ये किसी दूसरी दुनिया में आ गया है। जिसके बाद अपने चीट को देखता है जो कि हर एक मेन कैरेक्टर के पास रहता ही है। हालांकि ये उस चीट को देख के काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि चीट ऐसे नहीं दिखते हैं। खैर इसको यकीन था कि यही किताब उसकी चीट है, तो ये उससे कहता है कि तुम मेरी एक इच्छा पूरी करो, मेरी 10 इच्छाओं को पूरा करो। जिसपे तो शैतान अपने असली रंग दिखाते हुए कहता है मुझे लगा था कॉन्ट्रैक्ट के साथ में कोई दिक्कत है, लेकिन ये तो नई चीज हो गई। इसके बाद शैतान अपने असली रूप में आता है और उससे कहता है कि तुम एक नई सोल हो। वो लड़का काफी ज्यादा घबरा जाता है कि सोल कॉन्ट्रैक्ट ये सब कुछ क्या है, तुम कौन हो भैया? जिसमें शैतान उसे कहता है कि पहले तुम्हारी औकात नहीं है जानने की कि मैं कौन हूँ। जिसके बाद पता चलता है कि यहाँ पे जिसने बिजली का झटका खाया था वो बॉडी का ओरिजिनल ओनर था, जिसने यहाँ पे शैतान के साथ में डील की थी और अपनी सोल को सेक्रीफाइस कर दिया था। उस ऑफिस वर्कर की सोल तो यहाँ पे शैतान को मिल गई थी, लेकिन जो बॉडी रह गई थी वो यहाँ पे किसी दूसरी सोल को मिल गई, और दूसरी सोल ने इतने समय यहाँ पे उस बॉडी को कब्जे में लिया हुआ है। और इसी तरीके से यहाँ पे जिस बंदे ने उस बॉडी को अभी लिया हुआ है वो यहाँ पे शैतान का नौकर ही हुआ। मैटर तुम्हें कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, इतना समझ लो जो यहाँ पे ऑफिस वर्कर था जिसने यहाँ पे सैटेनिक सिंबल बनाया था, उसकी सोल को शैतान ने हड़प लिया, लेकिन उसकी बॉडी रह गई थी। तो उस बॉडी के अंदर कोई दूसरी सोल आ गई जो कि कहीं से आई होगी। और जो बंदा भी चीट कोड कह रहा था वही यहाँ पे हमारा प्रोटैगनिस्ट है, जो नई सोल है और बॉडी के ऊपर कब्जा किया हुआ है। और जिसने सिंबल बनाया था वो भाई चल बसे। और ये बात जैसे ही मेन कैरेक्टर को समझ में आती है तो वो तुरंत भागता है, क्योंकि ये चीट कोड नहीं है। उतने में शैतान पीछे से चुटकी बजाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि कॉन्ट्रैक्ट जब एक बार साइन हो जाता है तो अगर इसे तोड़ने की हल्की सी भी कोशिश की जाए तो ये बहुत ज्यादा दर्दनाक सजा देती है। अगले ही पल हम देखते हैं कि मेन कैरेक्टर की बॉडी झुलस के राख बन जाती है और वो दर्द में चीखने लगता है, जिससे शैतान को पता चल जाता है कि सोल बहुत ज्यादा वीक है। तो वो उसे कहता है कि तुम्हारा मर जाना ही बेहतर रहेगा। लेकिन उतने में ही यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के नियमों के बारे में बताता है कि जब एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है तो फिर यहाँ पे उसे कोई भी तोड़ नहीं सकता है। अगर ऐसा किया जाएगा तो फिर पार्टी बी को भी यानी कि शैतान को भी बहुत ज्यादा लायबिलिटी का सामना करना पड़ेगा, यानी कि नुकसान। इसलिए अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पे फुलफिल नहीं कर पाता है तो वो उसे मार नहीं सकता है, क्योंकि इससे कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा। इस पे तो वो शैतान भी हैरान होता है कि एक नाचीज को इस बारे में कैसे पता कि कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स भी होते हैं। जिसपे मेन कैरेक्टर शैतान से कहता है कि तुम एक पावरफुल बीइंग हो, तुम इजीली मुझे मार सकते हो, लेकिन तुमने किया नहीं। तुम मुझे यहाँ पे टेस्ट कर रहे थे ये चेक करने के लिए कि मैं एक सुटेबल कैंडिडेट हूँ या नहीं। जिसके बाद वो शैतान से पूछता है क्या उसने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्वालिफाई कर लिया। इस पे तो शैतान भी गुस्सा हो जाता है और आगे से हंसते हुए कहता है कि तुम पहले इंसान हो जो मेरे साथ नेगोशिएट करने के बारे में सोच रहा है। जिसके बाद वो मेन कैरेक्टर से खुश होकर उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को बोलता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा, मैं तुम्हें एक नई जिंदगी दूंगा, लेकिन बदले में मेरी इच्छा ये है कि तुम मेरी 999 इच्छाएं पूरी करोगे। ये वाली बात शैतान ने बोली है कि मैं तुम्हें जिंदा करूंगा और बदले में तुम मेरी 999 इच्छाएं पूरी करोगे। ये तो जीनी का भी बाप निकला, हमारा भी बाप निकला। और हाँ, मेन कैरेक्टर के पास सोचने का बिल्कुल भी समय नहीं है। 1 मिनट के अंदर उसने फैसला नहीं लिया तो वो यहाँ पे मारा जाएगा, उसकी सोल डिवोवर हो जाएगी शैतान के जरिए। जिसमें मेन कैरेक्टर भी मन के अंदर सोचता है इसने तो साला मेरा आइडिया कॉपी कर लिया, पेटेंट करा लेना चाहिए था, अब उसके पास चॉइस ही कहाँ थी। इसीलिए वो शैतान के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है और उसका गुलाम बन जाता है, जहाँ पे उसे शैतान की 999 विशेष को पूरा करना पड़ेगा। और मेन कैरेक्टर का नाम जाओचेन है। इसके बाद जाओचेन अपने घर पे आ जाता है और उसके मन के अंदर बस यही था कि कोई मुझे ऐसे हालातों में न देखे, भिखारी लग रहा
रहा हूँ। जाओ ने यहाँ पे शैतान से पूछा भी था कि मालिक का करना क्या है ये तो बताओ। तो शैतान ने बोला था कि तुम एंजॉय करो यार, मुझे जब जरूरत होगी तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, अभी के लिए मौज करो जाके। जिस पे तो जाओ भी अपने मन के अंदर सोचता है कहाँ पे चैन से कुत्ते की मौत मरने वाला था, अब गुलामी करनी पड़ रही है, वो भी एक शैतान की। खैर वो घर के अंदर जैसे ही दाखिल होता है तो फिर उसको यहाँ पे ब्लड लोन कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, वो भी 2000 मिलियन का। एक बार में ही इतना पैसा देख के तो आदमी घबरा जाए। इसलिए वो भी हैरान था कि मालिक सोच के रहा था ओरिजिनल वाला कि सारा इतना लोन लेके कहाँ भाग जाएगा वो। उतने में पीछे से कोई आता है और उसको खर्चा पानी देता है मुंह के ऊपर बल्ला मार के। ये कहते हैं हिम्मत कैसे हुई तेरी मेरे कॉल्स को इग्नोर करने की। पीछे से उसका बॉस आगे से कहता है कि जान से ना मार देना, इसकी किडनी निकालने हैं अभी, वैसे भी पैसे तो ये दे नहीं पाएगा। जाओ को तो पता नहीं है कि ये कौन लोग हैं, क्योंकि वो ओरिजिनल बॉडी ओनर तो है नहीं। इसलिए वो पूछता है कि तुम्हारी तारीफ, तो वो लोग उसे खर्चा पानी देते हुए बताते हैं कि लोन लिया था भूल गए क्या बे, और यहाँ का लोन सिस्टम कुछ ज्यादा ही हाईली एडवांस है। बेसिकली अभी यहाँ पे दूध की कर्ज की जगह पे मुझे खून का कर्ज बोलना पड़ेगा। लोन के बदले में इन लोगों को यहाँ पे खून देना पड़ता है, तो इन लोगों को लोन चुकता होता है, पता नहीं क्यों, आगे पता चलेगा। खैर जाओ की जो मदर थी वो यहाँ पे अपना खून देने के लिए लोगों के पास नहीं आई थी, तो ये लोग खुद ही लेने के लिए आ गए। और बाय द वे ये लोग जाओ की खर्ची पानी देते हुए उसकी बेइज्जती करे जा रहे थे, और साथ ही में उसकी मदर की भी, कि तू और तेरी माँ मेरे जूते साफ करने तक के लायक नहीं है। जिससे जाओ को यहाँ पे ओरिजिनल बॉडी ओनर के कुछ फ्लैशबैक आते हैं, जहाँ पे जाओ की मदर उससे कहती है कि तुम प्रॉफिटर नहीं बनना चाहते क्या। जिसपे जाओ बताता है कि वो यहाँ पे अपनी मदर को सफर करते हुए नहीं देखना चाहता, क्योंकि उसे हर दिन यहाँ पे नाइटमेयर आते हैं कि उसकी मदर यहाँ पे पूरा दिन काम करती है और थक के बेहोश हो जाती है और कभी दोबारा नहीं उठती है। इसीलिए वो नहीं चाहता कि उसका नाइटमेयर यहाँ पे हकीकत में बदले, कि अगर एक दिन अगर वो नहीं उठी तो फिर उसका क्या होगा, वो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाएगा। जिसपे जाओ की मदर उससे यही कहती है कि अगर आसमान टूट के गिर भी जाए तो भी वो यहाँ पे खड़ी रहेंगी उसके लिए। इसलिए यहाँ पे जाओ को खुद के ऊपर और विश्वास रखना चाहिए। और फ्लैशबैक याद आते ही वो यहाँ पे उस बंदे के मुंह के ऊपर एक जोरदार घुसा मारता है, जिससे वो हवा में उड़ते हुए दूर जाके गिरता है। दूसरा बंदा जो कि बोल रहा था कि बस करो भाई नहीं तो वो मर जाएगा, उतने में ही यहाँ पे उसके बगल से वो बंदा हवा में होते हुए दूर जाके गिरता है। और जब ये दोनों उसकी तरफ देखते हैं तो ये स्वाहा हो गया था। इस पे तो वो दोनों भी घबरा जाते हैं कि उस बच्चे को उड़ के हवा में जाना चाहिए था, ना कि हमारे साथी को। जिसके बाद इन लोगों को यहाँ पे जाओ के अंदर से ऑरा निकलता हुआ दिखता है, जिससे यहाँ पे पता चलता है कि साओ स्टार लेवल पे ब्रेक थ्रू कर गया है। जो भले यहाँ पे अवेकन हो गया था, लेकिन इन दोनों की आंखों के अंदर वो भी ई लेवल की सेकंड स्टेज पे था, यानी कि इन दोनों से कमजोर था। तो ये दोनों उसे खर्ची पानी देने को दोबारा आगे बढ़ रहे थे। जाओ को भी ये बात पता थी कि वो ब्रेक थ्रू किया है, लेकिन इसके बावजूद उसकी जो पावर है वो यहाँ पे उन दोनों से बहुत ज्यादा लो है। हालांकि जब वो लोग उसके ऊपर हमला करते हैं तब वो यहाँ पे उनके मूवमेंट्स को काफी क्लियरली देख पा रहा था, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ इनसे कई गुना ज्यादा है। इसलिए वो इजिली इनके अटैक को डॉज करता है और पलक झपकते ही उनके पीछे जाके मुंह के ऊपर जो घुटना देके मारता है, देख के स्वाद ही आ जाते हैं। दूसरा बंदा हमला करने को तेजी से आगे बढ़ता है, यही सोचते हुए कि इसके पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ और स्पीड कैसे है। इसलिए वो स्नेक अटैक करने के बारे में सोचता है कि वो पीछे से हमला करके यहाँ पे जाओ की पसलियां तोड़ देगा, लेकिन उतने में ही जाओ पीछे मुड़ के बैक किक मारता है, जो सीधा उसके सीने के अंदर ही जाके घुसती है और इसकी पसलियां टूट जाती हैं और ये धड़ाम से पीछे जाके गिरता है। जिसके बाद होना क्या था, भीख मांगने लगते हैं कि मर्सी, और बताते हैं कि ये लोग तो बस ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे जो कि यहाँ पे लिन युवे के दिए हुए थे। ये तो बस यहाँ पे खून का कर्ज मांगने के लिए आए हुए थे। जो इन लोगों को और नहीं मानता है, लेकिन इन लोगों से कहता है कि लिन यू को बोल देना कि मैंने सारा कर्ज अदा कर दिया है और दोबारा मुझे दिखना नहीं। इसके बाद ये लोग अपने बचे हुए साथी को उठाते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। और उनके जाने के बाद में जाओ शैतान से कहता है, बॉस तुम देख रहे हो ना ये सब कुछ, और अब से हम इसको बॉस ही बुलाने वाले हैं, तो आदत डाल लो। बॉस उससे कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे हूँ। जिसपे जाओ बताता है कि उसे शुरुआत से वो जैसी पावर उसके साथ फील हो रही थी, तो उसने गेस कर लिया कि पक्का ये आप ही होंगे। जिसपे बॉस बताता है कि हाँ मैं ही था, अगर मैंने तुम्हें थोड़ी देर के लिए अपनी पावर से न दी होती तो उन लोगों ने तुम्हें मार मार के टट्टी में बदल दिया होता, इसलिए आगे से सावधान रहना। जिसपे जाओ काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसको बैठे बिठाई पावर्स मिल गई। वो आगे से कहता है कि आप ही मेरी गोल्ड फिंगर हो ना, अब तो मुझे किसी से भी डरने की जरूरत नहीं, मैं तो हर किसी को चटनी बना सकता हूँ। जिसपे बॉस उसे कहता है, साले लेडी फिंगर हूँ मैं, मेरी पावर भाड़ में लेने के बारे में सोचना भी नहीं, तुम दो गोली के इंसान हो, ये याद रखो तुम। मेरी पावर तुम यूज नहीं कर सकते, ये तो कहो किस्मत की वजह से तुम्हारी लिमिट्स एक्सीड नहीं करी, नहीं तो वो तुम्हें कूद पाते, उससे पहले ही यहाँ पे तुम निपट जाते मेरी पावर लेने के बाद में। तो फायदा क्या है भैया आपके साथ काम करने का, बिना ताकत के मैं आपकी इच्छाओं को कैसे पूरा करूंगा। जिसपे बॉस उससे कहता है कि चिंता ना करो भाई, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तुम्हें छोटे मोटे रिवॉर्ड तो देने ही पड़ेंगे ना, लेकिन मैंने अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया है कि वो कौन से रहेंगे। लेकिन अगर तुम सोच रहे हो कि तुम मेरी भाड़े पे पावर ले सकते हो तो मैं तुम्हें हिंदी में बता दूं कि भूल जाओ। अगर अखरोट के कैंसर से जल्दी मरना हो तो फिर ले सकते हो। जिससे जाओ को समझ में आ जाता है कि इस शैतान के साथ काम करने का कोनो फायदा नहीं है। हालांकि बॉस यहाँ पे जाओ से काफी ज्यादा इंप्रेस हुआ था, क्योंकि ये पहली बात है कि किसी मॉडल ने यहाँ पे उसकी पावर्स को यहाँ पे हार्नेस किया और पूरी पोटेंशियल पे यूज भी किया हो। और एक बार तो बॉस को भी लगने लगता है कहीं यही तो मेरा डेस्टिनेटेड पॉइंट नहीं है। फिर इसके बाद जाओ उसे पूछता है कि तुमने कोई अपनी इच्छा विच्छा सोची। इस पे बॉस पूछता है क्या, तो जाओ आगे से बताता है 999 इच्छाएं मांगी
नहीं थी क्या मेरा ही आइडिया कॉपी करके। तो बॉस को याद आता है कि वो तो इस बारे में भूल ही गया था। वो उसे कहता है कि देखो मैंने अभी सोचा नहीं है, लेकिन एक दो रेडी कर दी हैं, जब समय आएगा तो फिर मैं तुम्हें बता दूंगा। अभी के लिए जाओ मौज काटो, पूरी दुनिया देखो जाके। जिससे जाओ को समझ में आ जाता है कि तेल लगाने का कोई फायदा नहीं है, उसे यहाँ पे इस वर्ल्ड के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि ये तो कोई इच्छा बताने नहीं वाला, उसे यहाँ पे खुद ही कुछ काम धंधा करना पड़ेगा। इसलिए वो सबसे पहले यहाँ पे बॉडी ओनर के फोन को चेक करता है, क्योंकि वही सबसे जरूरी चीज है। तब वो यहाँ पे बॉडी ओनर के रिलेशनशिप और सिचुएशन के बारे में जान पाएगा कि इसके साथ चल क्या रहा था, जिसने सैटानिक सिंबल बना दिया और खुद को ही सोहा कर दिया। बॉडी ओनर के फोन से यही बात पता चलती है कि बॉडी ओनर यहाँ पे सस्ता प्रोटीन मंगा रहा था अवेकन होने के लिए, लेकिन वो किसी काम का नहीं था। और साथ में दूध का कर्ज वो अलग चीज है, लेकिन फैमिली की तरफ से बस सिंगल टेक्स्ट आया था जहाँ पे ये लिखा हुआ था कि मॉम कोमा में जा चुकी है, जल्दी से हॉस्पिटल आओ। तो फिर जाओ भागते हुए सीधा हॉस्पिटल जाता है, जहाँ पे उसकी सिस्टर मदर के पास में बैठी हुई थी। माहौल पूरी तरीके से गर्मा गर्मी का था, क्योंकि कोई भी गुस्सा हो जाएगा ऐसे मैटर को यहाँ पे इग्नोर करने पे। जाओ अपनी ओल्डर सिस्टर की तरफ देखता है, जिसका नाम जाओ युए किंग था। जिसके बाद वो अपनी मदर की तरफ देखता है, और ऑफ कोर्स ये फ्लैशबैक से पूरी तरीके से अलग दिखाई दे रही थी। और इनकी ये हालत सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जाओ की वजह से हुई है, यानी कि ओरिजिनल बॉडी ओनर की वजह से। जाओ आगे से माफी मांगता है कि देरी हो गई, लेकिन युए किंग भरी पड़ी हुई थी। वो उसे कहती है कि तुम्हारी ट्रेनिंग, तुम्हारा ब्रेक थ्रू और तुम्हारा गॉड को समन करने का सब कुछ पूरी तरीके से बेकार है। मदर यहाँ पे कड़ी मेहनत कर रही थी जब तक वो तुम्हारा कर्ज न अदा कर दे, और ये सब कुछ करते वो बेहोश हो गई और तुम उन्हें यहाँ तक देखते तक नहीं आए। जिसके बाद वो इसी तरीके से जाओ को बहुत ही भर भर के सुनाती है, क्योंकि उनकी मदर कोमा में है, ये सब कुछ जाओ की वजह से ही हुआ है। और डांटने के बाद में वो शांत हो जाती है और उसे कहती है कि हम थक चुके हैं तुमसे। तो इसके बाद वो उसे एक कार्ड निकाल के देती है, ये बताते हुए इसके अंदर आधे साल के तुम्हारे रहने भर के खर्चे हैं, और अब से वही यहाँ पे मदर का ख्याल रखेगी, और इसके साथ यहाँ पे उसका कोई भी लेना देना नहीं है। उसका जो कर्ज है वो यहाँ पे उसे खुद से ही अदा करना पड़ेगा, वो लोग उसकी कोई भी मदद नहीं करेंगे। जिसे जाओ को समझ में आ जाता है, और उसकी सिस्टर बताती है कि हाँ उन लोगों ने उसके साथ सारे रिश्ते नाते खत्म कर लिए हैं। इसके बाद जाओ हॉस्पिटल से बाहर आ जाता है, और बॉस उससे कहता है कि मुझे फील हो रहा है ब्रो कि तुम थोड़ा सा परेशान हो। क्या उस लड़की के साथ तो तुम्हें सच में इतने ज्यादा बुरे लग गए क्या? तुम्हें पता है ना कि वो तुम्हारे लिए पूरी तरीके से अजनबी है, और ऊपर से जो कुछ भी मामला हुआ है उसमें तुम्हारी गलती बिल्कुल भी नहीं है। जिसपे जाओ से कहता है कि मालिक यार मुझे लगा था कि तुम मेरी बेइज्जती करोगे, लेकिन तुम तो साला मुझे यहाँ पे सहारा दे रहे हो। और वो बताता है ठीक है, लेकिन उसकी जो बहन है उसे यहाँ पे उसके पास्ट की याद दिलाती है। वो भी पहले यहाँ पे कुछ करना चाहता था, लेकिन कुछ भी कर नहीं पाता था। जिसपे शैतान अपने रंग दुखा देता है, ये कहते हैं मुझे नहीं सुनना तुम्हारा, बस मेरे काम में देरी नहीं होनी चाहिए। जिसपे जाओ बॉस से बोलता है कि तुमने बोला था कि अगर मैं यहाँ पे तुम्हें अपनी असली कदर बता दूं तो फिर तुम मेरी मदद करोगे ताकतवर बनने में। अगर मैं ताकतवर बन जाता हूँ तो फिर मैं तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा कर सकूंगा, है ना? जिसपे बॉस उससे कहता है सही पकड़ ले रे, एक बार बस अपनी असली जलवा दिखाओ तो हम तुम्हारी मदद कर दे तुरंत है। और मन के अंदर सोचता है कि यही तो है मेरा डेस्टिनी पॉइंट, बस मुझे निराश ना करना, दिखा दो कि तुम ही हो वो बंदे जिसकी मुझे तलाश है। इसके बाद हम लोग उस जगह को देखते हैं जहाँ पे लोन देने वाले का मालिक रहता है। यहाँ पे उसका जो राइट हैंड था उसे वो यहाँ पे लोन की सारी डिटेल्स बता रहा था कि कहाँ से कितना माल आता है और उन्हें कितना प्रॉफिट होता है। जिसपे जो बॉस था वो आगे से कहता है हाँ ठीक है ठीक है। जिसके बाद उसका राइट हैंड उसे बताता है कि एक स्पेशल केस आया है, कुछ लोगों ने हमारे लोन रिकवरी एजेंट्स को ही कूट दिया है। जिसपे मालिक आगे से कहता है ये कौन सी बड़ी बात है, वो तो हमेशा कूटते ही रहते हैं। जिसपे राइट हैंड आगे से बताता है कि मैटर ये है कि वो दोनों ही यहाँ पे लेवल 3 और लेवल 4 के थे, और उन्हें पीटने वाला सिर्फ एक स्टूडेंट था जो कि यहाँ पे तुरंत ही ई लेवल के सेकंड लेवल पे ब्रेक थ्रू किया था। ये सुन के यहाँ पे मालिक के कान खड़े हो जाते हैं, और वो आगे से कहते हैं डिटेल देना उसकी। तो फिर राइट हैंड उसको यहाँ पे जाओ की सारी डिटेल दे देता है, पूरा बायोडेटा। वो पे मालिक भी काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि यहाँ पे जो लेवल गैप रहा वो काफी ज्यादा हाई था। इससे के लेकर तुम्हारा लेवल 3 है तो फिर तुम यहाँ पे लेवल 10 के खिलाफ में जीत सकते हो, लेकिन ऐसा होना काफी ज्यादा रेयर होता है, और उसके लिए यहाँ पे स्किल्ड होना भी जरूरी हो। और अगर तुम अचानक से ब्रेक थ्रू किया और उसके बावजूद तुम यहाँ पे उन्हें धर के कूट तो जो तुमसे कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है, तो ये बात इस तरफ इशारा करती है ना कि तुम्हारे पास हिडन स्ट्रेंथ है। मालिक को भी ये लगता है कि ये अपनी ताकत छुपा रहा है, इसलिए वो अपने राइट हैंड से कहता है कि साले पे कड़ी नजर बनाए रखो, शायद से हम लोगों के पास कोई हिडन टैलेंट आ गया है। जिसके बाद अगला सीन जाओ के घर का होता है, और ये कुछ दिनों के लिए घर पे ही पड़ा हुआ था और अपनी डेली एक्सरसाइज कर रहा था। इसकी मुलाकात एक अंकल से भी होते हैं जो कि इसे यहाँ पे ओरेकल सप्लीमेंट देते हैं। हालांकि जाओ उनसे अभी कहता है कि वो बाद में खरीदेगा, अभी के लिए उसके पास पैसे नहीं है। तो वो उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें डिस्काउंट भी दूंगा, और मन के अंदर सोचते हैं कि ये पहले से कुछ ज्यादा ही खुश रहने लगा है, गर्लफ्रेंड बन गई होगी। जाओ हम लोगों को बताता है कि हॉस्पिटल के निकलने के बाद में उसने यहाँ पे इस वर्ल्ड और अपनी बॉडी के बारे में काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करी। होस्ट की मेमोरीज के साथ में उसे यहाँ पे इस दुनिया की कई सारी चीजों के बारे में भी पता चला। इस दुनिया के जो लोग होते हैं वो यहाँ पे खास तरीके के सप्लीमेंट, बेसिकली प्रोटीन, क्रिएटिन और भी कई सारे उनका इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे पावर गेन करने के लिए, और जिनको ये पावर मिलती है उनको यहाँ पे ओरेकल सब बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे उस सप्लीमेंट का इस्तेमाल करके ओरेकल बनना ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव रहता है, इसलिए जाओ यहाँ पे भारी कर्जे में डूबा हुआ है। वो क्या उसका ओरिजिनल ओनर डूबा हुआ है एक तरीके से वो ही। हालांकि उसको ओरेकल के यहाँ पे अपर लिमिट्स के बारे में नहीं पता है, यानी कि कितना ज्यादा लेवल होगा, लेकिन जो लोएस्ट लेवल
के ओरेकल रहते हैं उनके पास यहाँ पे फिजिकल एटीट्यूड काफी ज्यादा हाई रहता है ऑर्डिनरी लोगों के मुकाबले में, यानी कि वो ज्यादा तेज दौड़ेंगे। ऑर्डिनरी लोगों के मुकाबले में उनकी फिजिकल कंडीशन भी ज्यादा बेहतर रहेगी। इसलिए जब तक तुम यहाँ पे सस्ते सप्लीमेंट लेते रहोगे तब तक तुम्हारी बॉडी स्ट्रॉन्ग बनती रहेगी, और इसीलिए हर कोई यहाँ पे ओरेकल बनना चाहता है। उतने में ही जाओ का यहाँ पे फोन बजता है, तो वो फोन को पिकअप करता है तो सामने से क्लास मॉनिटर थी जो उसके ऊपर चीखते हुए कहती कि 3 दिनों से गायब हो तुम। टीचर ने मुझे 3 बार कॉल किया और मैंने तुम्हें 29 बार, तुमने एक बार भी फोन नहीं उठाया। कॉलेज आके अपनी शकल दिखा दो भाई। जिसपे जाओ आगे से कहता है कि कल आ जाऊंगा भाई, जिसके बाद ये अगले दिन स्कूल में सीधा दाखिला मारता है। और टीचर इन लोगों को ओरेकल्स की हिस्ट्री के बारे में बता रही थी और उन्हें ये भी बता रही थी कि ओरेकल्स इकोनॉमी में कैसे इस तरीके से इम्पैक्ट मारते हैं। फिर जाओ हम लोगों को बताता है कि ओरेकल का जो स्ट्रेस होता है ये सीधा उनकी स्ट्रेंथ से ही डिटरमाइन होता है और उनके टाइटल से। जैसे कि ई लेवल का ओरेकल है तो उसे यहाँ पे 1 से 6 लेवल तक करना पड़ेगा, जिसके बाद जब वो यहाँ पे ई लेवल को पूरी तरीके से सक्सीड कर जाएगा तो वो डी लेवल का ओरेकल बन जाएगा, और डी लेवल में आने के बाद में वो 1 से 8 लेवल तक जाएगा। जिसके बाद सी से सीधा 1 से 10, जिसके बाद बी, जिसके बाद 1 से 12, जिसके बाद ए लेवल जिसमें यहाँ पे 1 से 14 पॉइंट्स आते हैं बेसिकली स्टेजेस, जिसके बाद एस लेवल, और आगे बताया नहीं गया। अगर तुम्हें ब्रेक थ्रू करके अपने नेक्स्ट लेवल पे जाना है, बेसिकली ई से डी पे जाना है, तो फिर तुम्हें यहाँ पे अपने करंट लेवल को पूरी तरीके से मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, यानी कि 1 से 6 स्टेज को कंप्लीट करना पड़ेगा जब तक तुम ब्रेक थ्रू कर पाओगे। और यहाँ पे एस लेवल के ओरेकल काफी ज्यादा कम रहते हैं, लेकिन उनको यहाँ पे ज्यादातर गॉड्स ही समझा जाता है क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा रहती है। और साथ में यहाँ पे पावर के हिसाब से ही वर्ल्ड को भी डिवाइड किया गया है। बेसिकली यहाँ पे एक वर्ल्ड ट्री है जिसके बारे में यहाँ पे कई सारे लेयर्स बनाए गए हैं। टोटल 5 लेयर्स हैं। जो 5वीं और सबसे आखिरी लेयर है वहाँ पे ऑर्डिनरी लोग रहते हैं और साथ में ई लेवल के ओरेकल्स, जिसको आउटर लेयर बोला जाता है। जिसके बाद लेयर 4, 3, 2, 1, और ये जो 1, 2, 3, 4 लेयर रहती हैं इनके अंदर यहाँ पे डी लेवल से सीधा बी लेवल और ए लेवल तक की ओरेकल्स रहते हैं। और आज जितना ज्यादा लेयर के तुम अंदर जाओगे उतना ज्यादा रिसोर्स यहाँ पे तुम्हें हाई मिलते रहेंगे। इसीलिए जाओ का यही प्लान है कि उसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सिटी की मिड लेवल के अंदर जाना पड़ेगा, तभी उसे यहाँ पे अच्छे रिसोर्स मिलेंगे और वो जल्दी जल्दी ग्रो कर पाएगा। उतने में पीछे से उसके ऊपर कोई कागज मारता है और जब वो पीछे देखता है तो कुछ लौंडे उसे परेशान कर रहे थे। एक लौंडा कहता है ये तो देखो मैं कैसे घूरा जैसे कि खा ही जाएगा। हालांकि जाओ उन लोगों से अभी कुछ भी नहीं कहता है और मन के अंदर यही सोचता है कि इस तरीके के लोग हर जगह पे होते हैं। जिसके बाद लोग प्ले ग्राउंड पे आ जाते हैं और जाओ हम लोगों को बताता है कि ओरेकल के लिए फिजिकल स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा मायने रखती है। इसलिए यहाँ पे जो स्कूल होते हैं वो भी क्लासेस 10 में से 8 फिजिकल एजुकेशन की ही करवाते हैं। उतने में कुछ लोग जाओ के पास दोबारा आते हैं और हमें पता चलता है कि ये वही लौंडे थे जो कि यहाँ पे जाओ को परेशान कर रहे थे। अब वो उसके साथ यहाँ पे हाथापाई करने की कोशिश कर रहे थे। एक बंदा जाओ का कॉलर पकड़ के उसे कहता है कि अभी तो घूरे जा रहे थे, कुछ ज्यादा ही हीरो नहीं बन रहे तुम। क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हारा रिटन टेस्ट इतना ज्यादा हाई है लेकिन तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा लो है। ओरेकल के लिए लेवल और स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा पहले आती है और स्ट्रेंथ के मामले में तुम सिर्फ एक लेवल के कचड़े ही हो कचड़े। बाय द वे तुम्हें अगर ये अभी तक बोरिंग लग रहे तो तुम्हें बता दूं कि ये सीरीज में सब कुछ है। जितना मैंने सोचा था ये उससे कई गुना ज्यादा एंजॉयमेंट देती है। अगर तुमको सोलो लेवलिंग जैसा कुछ पसंद है तो उसका भी तड़का तुमको इसके अंदर मिल जाएगा। ओरिजिनल बॉडी ओनर होता तो वो पलट के जवाब न देता, लेकिन ये तो जू था तो वो उसे कहता है कि तुम भी तो बस एक लेवल के कचड़े ही हो। जिसपे ऑफ कोर्स उस बंदे की खिलस जाती है तो वो पंच मारने को आगे बढ़ता है, लेकिन जाओ उसका पंच पकड़ लेता है और उसको उसकी ही भाषा में समझाते हुए कहता है कि तुम्हारा हो गया। वो पिजाओ की स्ट्रेंथ को देख के वो बंदा भी काफी हैरान हो गया था कि अचानक इतना ज्यादा लंबा कैसे हो गया। वो पिजाओ उससे कहता है कि तुमने अभी बोला था कि स्ट्रेंथ ही सब कुछ यहाँ पे है, तो फिर मेरे पास स्ट्रेंथ है, अगर मैं तुम्हारा मुंह भी चीर दूं तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। जिसपे तो उस बंदे की भी फट जाती है और वो आगे से नहीं करने लगता है। लेकिन तभी उतने में ही जाओ को भी एक अजीब सा प्रेशर महसूस होता है जो कि पावरफुल बंदे से ही आता है। तो फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे फिजिकल एजुकेशन का टीचर आ गया था जो कि ऑफकोर्स जाओ से यहाँ पे ऊपर लेवल पे था, वो 5th स्टेज पे था, वही पे जाओ 2nd स्टेज पे, तो उसका ऑरा यहाँ पे हाई होना ही था। वो उन दोनों को यहाँ पे डांटता है और उससे कहता है फालतू में बवाल ना मचाओ मेरी क्लास के अंदर। जिसपे जाओ बड़े प्यार से कहता है कि वो लोग तो यहाँ पे बस ऐसे ही प्रैक्टिस कर रहे थे। जिसके बाद वो उस बंदे का हाथ छोड़ता है और चुपचाप यहाँ से जाने लगता है। तो टीचर भी कहकर यहाँ से निकल जाता है कि जल्दी से टेस्ट की तैयारी करो। टीचर उन लोगों को बताता है कि 3 महीनों के अंदर ही ग्रेजुएशन एग्जाम होगा और उससे भी ज्यादा एक्सचेंज टूर्नामेंट एग्जाम होगा। अगर उनकी किस्मत अच्छी रही और वो लोग एक्सचेंज टूर्नामेंट के अंदर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो फिर उन्हें एक हाई लेवल की एकेडमी के अंदर जाने का मौका मिलेगा। और ऑफ कोर्स ये लोग भी सस्ता प्रोटीन यहाँ पे बांट रहे थे, बस मार्केट के कम भाव में। और सस्ता प्रोटीन वो लोग खरीद रहे थे जिनके पास पैसा था। हालांकि वो प्रोटीन इनके कुछ काम का नहीं आ रहा था क्योंकि ये लोग मुश्किल से ही यहाँ पे पुलअप्स मार पा रहे थे। ऑफ कोर्स इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ ज्यादा बढ़िया थी, वो ज्यादा पुलअप्स मार पा रहा था। और हाँ, पुलअप्स के साथ में इनकी बॉडी के ऊपर वेट भी डाला गया है। वो पे जो अपने मन के अंदर सोच रहा था कि मुझे लगा कि टेस्ट कुछ खास होगा, ये तो साला सस्ते पुलअप्स मरवा रहे हैं, चेस्ट बनवानी है क्या। उतने में एक लड़की जाओ के पास आती है जो उससे पूछती है कि तुम ठीक तो हो, यही क्लास की मॉनिटर है और इसने ही जाओ को फोन किया था। इसको जाओ की काफी ज्यादा चिंता हो रही थी क्योंकि जाओ कई हफ्तों से यहाँ पे स्कूल नहीं आया था और साथ में ग्रेजुएशन भी करीब थी। हालांकि ये शर्मा रही थी, इसका क्रश है जाओ के ऊपर। हालांकि जाओ बता देता है कि वो एकदम भला चंगा है। तो क्लास मॉनिटर उसे पूछती है कि तुम सस्ता प्रोटीन नहीं लोगे क्या। जिसपे जाओ अपने मन के अंदर सोचता है कि सस्ता होगा
तब तो लूंगा ना, इतना महंगा है कि पैसे नहीं है मेरे पास। जिसपे क्लास मॉनिटर उसे कहते हैं अगर तुम ये खरीदोगे नहीं तो फिर तुम्हारा रिजल्ट खराब हो सकता है, और मुझे लगा कि ये अपना दे देगी, लेकिन उससे पहले ही कोई क्लास मॉनिटर को बुला लेता है। बाय द वे इसका नाम टियान टियान है। इसके बाद ये भी जाके पुलअप्स मारती है तो इसका भी तेल निकल जाता है, ये भी ज्यादा नहीं मार पाती। और पीटी टीचर बड़ा डिसअपॉइंट था। वो मन के अंदर सोच रहा था कि सस्ता प्रोटीन बांटने के बाद में इन लोगों के अंदर दम आ जाएगा, लेकिन ये तो किसी काम के नहीं निकले। वो पीटी टीचर काफी ज्यादा भेदभाव कर रहा था। जो बोतल खरीद रहा था उसको स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा था, पॉइंट ज्यादा मिल रहे थे, लेकिन जाओ को भी किसी भी सस्ते प्रोटीन की जरूरत नहीं है और ना ही उसके पास पैसे हैं। इसके बाद यहाँ पे जाओ का नंबर आता है तो टीचर उसको देख के यही सोचता है कि इसने तो एक भी प्रोटीन नहीं खरीदा, और वो मन के अंदर सोचता है कि साले के मैं पॉइंट काट लूंगा एग्जाम्पल के तौर पे और इसको फेल कर दूंगा। फिर जाओ पुलअप बार को देखते हुए सोचता है कि इसमें कुछ तो खास होगा। जिसके बाद जैसे ही वो पुलअप बार को पकड़ता है तो उसे समझ में आ जाता है क्या खास है। अचानक से उसके ऊपर 10 किलो वजन बढ़ जाता है। हालांकि जाओ को इसकी भी चिंता नहीं थी, क्योंकि उसके पास यहाँ पे जो एबिलिटीज थी उसकी मदद से वो इजीली यहाँ पे वेट को अडेप्ट कर सकता है, और ऊपर से एक रेयर अपॉर्चुनिटी भी है खुद की लिमिट्स को टेस्ट करने का। जिसके बाद वो यहाँ पे पुलअप्स मारना शुरू करता है। तुम्हें बता दो कि हर एक पुलअप के बाद में वेट बढ़ता जा रहा था, धीरे धीरे करके ये 100 किलो तक पहुंच जाता है। वही पिजाओ को इस तरीके से यहाँ पे रिकॉर्ड को तोड़ता हुआ देख के बाकी लोग हैरान हो जा रहे थे। साला हम तो 30 भी नहीं मार पा रहे, 30 के ऊपर कैसे चला गया। इसके बाद जाओ इसी तरीके से यहाँ पे पुलअप्स मारता रहता है और वो इतना ज्यादा स्कोर बना लेता है कि वो इजिली इलाइट क्लास को यहाँ पे ज्वाइन कर ले। जिसको देखिए पीई टीचर हैरान था कि ये तो साला बिना बोतल की ही इतनी जल्दी यहाँ पे कैसे सेकंड रैंक पे पहुंच गया। बाद में इसको चिंता सिर्फ इसके प्रॉफिट की थी, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई बंदा बिना किसी सप्लीमेंट के ही सेकंड रैंक पे पहुंच सकता है तो कोई सप्लीमेंट क्यों ही खरीदेगा, तो इसका प्रॉफिट कटेगा। इसीलिए सोचता है कि ये यहाँ पे जाओ को फेल करा देगा, उसको इलाइट क्लास के अंदर जाने ही नहीं देगा। उतने में हम लोग प्रिंसिपल को देखते हैं, और मैं तुम्हें बता दूं कि प्रिंसिपल का स्कूल इतने समय सरकारी स्कूल की तरीके है, और यहाँ पे जो टूर्नामेंट एक्सचेंज मैच होता है वो एक तरीके से यहाँ पे अपने स्कूल की परफॉर्मेंस दिखाने के लिए किया जाता है। लेकिन इस टूर्नामेंट को सिर्फ वही लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनकी रैंक यहाँ पे 2 से ऊपर हो, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी यहाँ पे इसको 3 कर दिया है, जिससे जो रिसोर्स है वो थोड़ा सा अच्छे से बढ़ पाए। और इसलिए प्रिंसिपल काफी ज्यादा परेशान थे, क्योंकि ये सेकंड रैंक तक ही प्रोड्यूस कर पाते हैं बच्चों को, उसके आगे ये ले जा नहीं पाते। इसीलिए काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इस तरीके से इनका स्कूल भी बंद हो जाएगा और जो रिसोर्स इन लोगों को मिलते हैं वो भी खराब चले जाएंगे। अब इसका सिर्फ एक ही तरीका है, जो ये रिसोर्स यहाँ पे नॉर्मल स्टूडेंट्स के ऊपर खर्चा करते हैं उनके से कट ऑफ मारा जाए और कुछ ऐसे बच्चों को दिया जाए जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, जिससे वो यहाँ पे 3rd रैंक पे प्रमोट हो सके। इसके बाद वो एक ब्लैक क्रिस्टल की तरफ देखते हुए पूछते हैं कि अब मैं क्या करूं भाई, इस तरीके से हमारी एकेडमी तो बंद हो जाएगी। उतने में यहाँ पे पीई टीचर आता है, पीई यानी का फिजिकल एजुकेशन, जो कि यहाँ पे रिपोर्ट देता है, और रिपोर्ट के साथ में वो यहाँ पे झूठ बोल देता है। ये बताने की जगह पे जाओ ने यहाँ पे सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, वो यही बता देता है कि जाओ ओरेकल बनने के ही लायक नहीं है। कहाँ पे उसने सेकंड रैंक से ज्यादा परफॉर्म किया था, उसे फर्स्ट रैंक भी नहीं दी गई। इससे प्रिंसिपल को आइडिया आता है कि जाओ के रिसोर्स पे ही कट ऑफ मार देते हैं। इसके बाद जाओ को प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया जाता है, तो बॉस को बड़ी चिंता थी कि प्रिंसिपल ने तुम्हें क्यों बुलाया। जिसपे जाओ आगे से कहता है मामा थोड़ी ना लगता है मेरा जो मुझे पता होगा, कुछ बुरा ही होगा तभी बुलाया है। हालांकि जाओ जैसे ही प्रिंसिपल ऑफिस का दरवाजा टच करता है तो फिर यहाँ पे एक स्पेशल कंडीशन ट्रिगर हो जाती है। बेसिकली बॉस की 99 विश है ना, तो उनमें से एक अब यहाँ पे शुरू हो जाती है। और हाँ, जब भी यहाँ पे कोई विश ट्रिगर होगी तो फिर जाओ के पास कोई चॉइस नहीं रहेगी, उसे ये विश कंप्लीट करनी ही पड़ेगी। कुछ टाइम लिमिट के साथ में आती है और कुछ यहाँ पे चॉइस वॉइस रहती है, मतलब जब चाहे तुम तब कर दो, और ये चॉइस वॉइस वाली थी। इसलिए जैसे ही यहाँ पे जो प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर आता है तो प्रिंसिपल उससे कहता है कि मुझे पता चला कि तुम्हारे स्कोर काफी ज्यादा खराब आए हैं, यहाँ तक कि तुम स्कूल को भी स्किप कर रहे हो, टीचर्स के साथ सही से बात भी नहीं कर रहे हो, तुमने अपने क्लासमेट्स को भी धो दिया है। टीचर इन सभी बातों को इग्नोर करता है और उससे कहता है लेकिन सबसे जरूरी जो कि ओरेकल के लिए मायने रखती है वो है पैसा, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पे ओरेकल बनने के ऊपर गिव अप कर देना चाहिए। जिसपे जाओ काफी हैरान होता है और वो पूछता है कि क्या मतलब है भाई कि मैं यहाँ पे ओरेकल नहीं बन सकता, और तुम क्यों चाहते हो कि मैं सीधा ड्रॉप आउट ही मार दूं। जिसपे प्रिंसिपल आगे से यही बताता है कि यहाँ पे ओरेकल बनने के लिए काफी ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ती है, और जैसे जैसे ओरेकल का लेवल बढ़ता है वैसे वैसे धनी राम भी ज्यादा इच्छा जताने लगते हैं, और ऊपर से जाओ की फैमिली सिचुएशन भी काफी ज्यादा खराब है, इसीलिए बाद में जाके पछताने से क्या फायदा जब वो अभी ही पछता ले। वहीं पे वो मन के अंदर यही सोचते हैं कि अगर वो यहाँ पे एक नॉर्मल से स्टूडेंट को स्पेशल क्लास के अंदर डाल देंगे तो फिर स्कूल का सर्वाइवल काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। वहीं पे अगर वो लोग यहाँ पे किसी के रिसोर्स को हटा के किसी दूसरे को दे देंगे जो कि यहाँ पे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, तो शायद से वो लोग यहाँ पे 3rd रैंक का कोई ओरेकल प्रोड्यूस कर दे, तो फिर शायद से यहाँ पे एक्सचेंज कॉम्पिटिशन काफी ज्यादा बढ़िया जाए। इसीलिए वो यहाँ पे जाओ से ये भी कहते हैं अगर तुम जाओ तो फिर हम तुम्हारे स्कूल ट्यूशन फीस भी रिफंड कर सकते हैं, और वो उससे कहते हैं कि तुम कल आके हमें बता सकते हो क्या चाहते हो तुम। उतने में ही बॉस की नजर उसके टारगेट के ऊपर पड़ जाती है, जो कि वही ब्लैक क्रिस्टल था जिसको हमने पहला देखा था। बॉस को यही चाहिए था। जिसपे जाओ से कहता है मालिक देख रहे हो मेरे लगे पड़े, तुम्हारे लिए वो क्रिस्टल कहाँ से उठा लाऊं मैं। जिसपे बॉस आगे से कहता है अगर मेरे हाथ होते तो अब तक मैं उसे उठा के भाग जाता यहाँ से, और ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट तुमने पढ़ा है ना कि अगर विश में कुछ लिखा है तो वो पूरा करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता तुम क्या करते हो, लेकिन कोई ना कोई तरीके से इसे हथिया लो तुम। वो पे जाओ किसी भी कीमत पे यहाँ पे ड्रॉप आउट नहीं मार सकता है, क्योंकि अगर उसे यहाँ पे मिडिल सिटी जाना है अपना कर्ज अदा करने के लिए तो फिर उसे ग्रेजुएट होना पड़ेगा, वो भी यहाँ पे ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट के साथ में, तभी वो मिडिल सिटी से आ पाएगा, और तब कहीं जाके वो अच्छे पैसे कमा के अपना कर्ज
ज्यादा कर पाएगा, इसीलिए वो बिल्कुल भी यहाँ पे ड्रॉप आउट नहीं ले सकता है। वो जाओ को स्कूल की कंडीशन के बारे में पता था कि ये लोग साला किसी भी कीमत पे यहाँ पे एक थर्ड लेवल का बंदा प्रोड्यूस करना चाहते हैं, इसलिए इतना ज्यादा कट ऑफ मार रहे हैं। इसलिए अगर वो किसी तरीके से यहाँ पे प्रिंसिपल को यकीन दिला दे कि वो यहाँ पे थर्ड लेवल पे है तो शायद से वो यहाँ पे इसके अंदर रह सकता है। जिसके बाद जाओ मालिक से कहता है कि आपने बोला था कि एक एविस कंप्लीट करने पे मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, क्या मैं रिवॉर्ड अभी उठा सकता हूँ, वो भी अपनी मदद से खुद को चूज करके। जिसपे मालिक कहता है मुझे क्या पता, लेकिन कर सकते हो देखो। जिसपे तो मालिक को भी समझ में आ जाता है कि यहाँ पे जाओ क्या करना चाहता है, और वो उसे कहता है कि तुम्हें मेरी पावर चाहिए क्या। जिसपे जाओ आगे से कहता है कि हाँ उसे अभी की अभी भाड़े पे ताकत चाहिए उसकी। जिसपे बॉस उसे समझाता भी है कि मैंने पहले ही बताया था कि तुम्हारी बॉडी मेरी पावर्स को हैंडल नहीं कर पाएगी, पटाखे के तरीके फूट जाओगे तुम। जिसपे जाओ आगे से कहता है लेकिन वो यहाँ पे ड्रॉप आउट भी तो नहीं हो सकता है, और उसको भी एक क्रिस्टल चाहिए ना। अगर वो एक्सपेल हो जाता है तो फिर उसे क्रिस्टल कैसे मिलेगा, वो मिडिल सिटी कैसे जाएगा, और उसकी बाकी इच्छाओं को कैसा पूरा करेगा। भरोसा रखो भाई। जिसपे तो अब उसके पास भी कोई चॉइस नहीं थी। वो आगे से कहता है लो भाई तुम्हारी मर्जी, बाद में मुझसे ना कहना कि तुम्हारी बॉडी पटाखे की तरीके फट गई। जिसके बाद जाओ यहाँ पे पावर और अपने रिवॉर्ड को एक्सेप्ट करता है, और प्रिंसिपल उसे पूछते हैं कि तुमने डिसाइड किया, जाओ जाके आराम कर लो। जिसके बाद जाओ प्रिंसिपल से कहता है कि मेरा लेवल एक बार और टेस्ट करो, जिसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे जाना है या रुकना है। जिसपे प्रिंसिपल अपने मन के अंदर सोचता है कि जैसे तुम्हारी मर्जी। जिसके बाद जैसे ही वो यहाँ पे जाओ का हाथ पकड़ता है तो उसको यही लग रहा था कि ये सिर्फ सेकंड लेवल का ही होगा और कितना ही हाई होगा। वो पे जाओ के पास यही चांस था, इसलिए वो पूरी कोशिश करता है कि जितना ऊंचाई पे जा सके उतना ज्यादा वो जाए। इसलिए वो बॉस से भाड़े पे जितनी ज्यादा पावर ले सकता था वो उतनी ज्यादा यहाँ पे खींचना शुरू करता है। जिस वजह से जाओ का जो लेवल था वो धीरे धीरे करके यहाँ पे बढ़ने लगता है। वहीं पे वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि प्रिंसिपल भी उसकी पावर को देख के हैरान हो जाता है, और उससे ज्यादा हैरान यहाँ पे बॉस हो जाता है। मन के अंदर सोचता है कि साला ये तो कुछ ज्यादा ही आउटब्रस्ट कर रहा है, जितना सोचा था उससे ज्यादा। मतलब कि बॉस ने जितनी ज्यादा पावर यहाँ पे जाओ को दी नहीं थी उससे ज्यादा वो यहाँ पे दिखा रहा था। वो प्रिंसिपल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि जाओ का लेवल इतने समय यहाँ पे 4 पे जा चुका था। इसके बाद जाओ प्रिंसिपल से पूछता है कि अब क्या करना है। जिसपे प्रिंसिपल तो जाओ के चरण स्पर्श कर लेता है, ये कहते हुए कि एक्सचेंज कॉम्पिटिशन के अंदर हमारे स्कूल की तरफ से हिस्सा लो। जिसपे तो जाओ भी हैरान होता है कि ये क्या है। जिसके बाद प्रिंसिपल उसे बैठाते हैं और उसे सब कुछ समझा देते हैं कॉम्पिटिशन वॉम्पिटिशन के बारे में, और इसीलिए वो जाओ को यहाँ पे निकालना चाहते थे ताकि वो रिसोर्स को किसी स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट के ऊपर डाल सके, और वो इसके लिए यहाँ पे माफी भी मांगते हैं, और जाओ बिल्कुल भी बुरा नहीं मानता। सत्य में प्रिंसिपल यहाँ पे जाओ के लिए जो ट्यूशन फीस थी उसको भी माफ कर देते हैं। जिसके बाद उसे स्पेशल क्लास के अंदर भी डलवा देते हैं, और साथ में यहाँ पे जो फ्री में सप्लीमेंट दिए जाते हैं स्पेशल क्लास के अंदर वो उसकी तादाद यहाँ पे दुगना कर देते हैं सिर्फ जाओ के लिए। साथ में अगर जाओ को किसी और चीज की भी जरूरत हो तो वो उसके लिए भी उससे बोलते हैं तुम्हें कुछ भी मांगना हो तो बेझिझक मांग लो। बस जाओ को यहाँ पे एक्सचेंज कॉम्पिटिशन के अंदर हिस्सा लेना पड़ेगा और उनके स्कूल को रिप्रेजेंटेट करना पड़ेगा, क्योंकि यही चीज स्कूल के सर्वाइवल के लिए मायने रखती है। वही जाओ को समझ में आ जाता है प्रिंसिपल इतना कुछ ऑफर कर रहा है तो मैटर सीरियस है, इसीलिए वो गर्म लोहे पे हथौड़े मारते हुए पूछता है कि अगर मुझे वो ब्लैक क्रिस्टल चाहिए जो कैबिनेट के अंदर है तो क्या। प्रिंसिपल कहता है ये क्रिस्टल ये मिडिल सिटी से लाए थे हमारे पहले वाले प्रिंसिपल, इसका मुझे कोई भी काम नहीं है, लेकिन बस ये हमारे स्कूल की स्पिरिट्स को सिंबलाइज करता है। अगर स्कूल ही नहीं बचता है तो फिर स्पिरिट का क्या काम। इसीलिए अगर जाओ स्कूल को बचा लेता है तो वो लोग यहाँ पे उसको ये ब्लैक क्रिस्टल दे देंगे बिना किसी दिक्कत के। जिसपे जाओ आगे से कहता है वो अपनी पूरी कोशिश करेगा एक्सचेंज कॉम्पिटिशन के अंदर अच्छा परफॉर्म करने की, लेकिन प्रिंसिपल बस ये जानना चाहते थे कि अचानक से उसका लेवल इतना ज्यादा हाई कैसे हो गया। जिसपे जाओ ये बोलता है कि उसने सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल किया है और ये बात हमारे बीच में ही रहनी चाहिए। जिसपे प्रिंसिपल अपने आप को ही कन्विंस कर लेते हैं, ये कहते हुए कि जो ओरेकल्स रहते हैं वो अपने लेवल को छुपाते हैं हमेशा ताकि अपोनेंट को कंफ्यूज कर सके। इसीलिए वो जाओ से कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा सीक्रेट मेरे साथ ही रहेगा। जिसपे जाओ भी अपने मन के अंदर सोचता है कि ये तो खुद में खुद ही कंफ्यूज हो गए। फिर इसके बाद प्रिंसिपल यहाँ पे एक लड़की को बुलाते हैं और उससे कहते हैं इसको स्पेशल क्लास के अंदर ट्रांसफर मारो अभी के अभी। वही जो टीचर थी, सॉरी ये टीचर है मुझे लगा स्टूडेंट है, वो जाओ से पूछ रहे थे कि प्रिंसिपल के साथ तुमने कौन से कस मारे भाई, वो इतना ज्यादा खुश दिख रहे हैं, आज तक अभी इतना खुश हमने कभी भी नहीं देखा उनको। उतने में ही पीई टीचर यहाँ पे भागते हुए आता है जो कि जाओ के सामने अपना बंदी रोना कर रहा था कि उसने बहुत कोशिश की कि जाओ को स्कूल से न निकाला जाए, लेकिन वो लोग क्या कर सकते हैं। इस पे जाओ सोचता है ओ ऐसा क्या। उतने में दूसरी टीचर उससे कहती है कि प्रिंसिपल आपको बुला रहे हैं और वो थोड़ा सा गुस्से में है, मैं तो चलिए इसका रजिस्ट्रेशन करने इलाइट क्लास के अंदर। जिसपे पीई टीचर की फटी क्योंकि उन्हें पता है कि अब नौकरी से हाथ जाएगा। जिसके बाद हम लोग जाओ को उसके घर पर देखते हैं। अभी से 3 महीने के अंदर लेवल 2 से लेवल 4 पे जाना था। बाय द वे ये लेवल यहाँ पे वो वाला नहीं है, ये स्टेजेस वाला लेवल पे है, यानी कि ये ई क्लास की सेकंड लेवल पे है। वो पे बॉस तो इससे ये कह रहा था कि मैंने बोला था कि फालतू में रिवॉर्ड ना लो, अब तुम किसी भी काम के नहीं रहोगे, जब तक मेरी सेकंड विश पूरी नहीं होती तब तक तुम्हें मुझसे कोई भी मदद नहीं मिलेगी और ना ही तुम टूर्नामेंट में मेरी दी गई पावर का इस्तेमाल कर पाओगे। जिस पे जाओ आगे से कहता है वो इतना बेवकूफ नहीं है कि भाड़े की ले गई ताकत का इस्तेमाल टूर्नामेंट में करे, पहले ही राउंड में आउट हो जाएगा वो। हालांकि जाओ को अभी यहाँ पे कुछ महीनों तक फ्री सप्लीमेंट और अपने स्कूल से बाहर निकलने की चिंता नहीं करनी थी, लेकिन इसके बावजूद उसकी EMI डेट आ रही थी, बेसिकली जो लोन लिया उसकी किस्त आ रही थी, इसलिए उसे पैसों की जरूरत अभी भी थी। इसके बाद वो अगले दिन सीधा इलाइट क्लास के अंदर एंट्री मारता है, लेकिन उसे देख के यही लग रहा था कि ये कोई छोड़ी गई फैक्ट्री है। उतने में जाओ को पीछे से
आवाज आती है तो वो पीछे मुड़ के देखता है तो फिर यहाँ पे इलाइट क्लास का होम रूम टीचर था।